हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित, केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलयन का स्कंदन। यानी कोलाइडी विलयन जो है इसका स्कंदन कैसे होता है या इसका अवक्षेपण कैसे होता है। तो देखो, कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण कैसे होगा कि कोलाइडी विलयन जो है उसमें हम विद्युत अपघट्य डाल दें या पौन ज़्यादा कर दें। तो कोलाइडी विलयन के स्कंदन से आप क्या समझें कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का अवक्षेपित होना ही कोलाइडी विलयन का स्कंदन कहलाता है। तो क्या परिभाषा लिखेंगे हम, क्या परिभाषा हो जाएगी? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का अवक्षेपित होना ही क्या कहलाता है? कोलाइडी विलयन का स्कंदन कहलाता है। ही कोलाइडी विलयन का स्कंदन कहलाता है। तो सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक को अपन केवल इसको प्रभावित करने वाले कारक और कौन कौन से नियम आए ये देखते हुए आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि भाई स्कंदन कैसे हो सकता है, स्कंदन को कौन कौन प्रभावित करता है, इनको हम देखेंगे। तो देखो, कोलाइडी विलयन का स्कंदन या इसे अपन क्या लिख सकते हैं? अवक्षेपण। क्या लिख सकते हैं इसको? स्कंदन कहलाता है या इसका अवक्षेपण कहलाता है। क्या लिखोगे यहां पर? अवक्षेपण। यानी पीपीटी आ जाती है। काम किया होगा आपने लैब में। लैब में जब अपन सारे मूल्य का परीक्षण करते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रथम समूह का अवक्षेप प्राप्त हुआ, यानी प्रथम समूह उपस्थित। द्वितीय समूह का अवक्षेप प्राप्त हुआ, यानी द्वितीय समूह उपस्थित। यानी अवक्षेप के रूप में परख नली में जब पदार्थ नीचे बैठ जाता है वही क्या होता है? आपका अवक्षेप होता है। याद आ गया? समझ में आ गया? तो अब शुरू करते हैं कि स्कंदन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो, विद्युत कण संचरण द्वारा। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कोलाइडी विलयन जो है उसको यदि यू आकार की नली में भर दें और उस पर क्या लगा दे? एनोड और कैथोड लगा दिया और विद्युत धारा प्रवाहित की, तो क्या होगा? कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कण है विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर चले जाएंगे और क्या होंगे? अवक्षेपित हो जाएंगे। क्योंकि विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो विपरीत आवेश से क्या करेंगे? क्रिया करेंगे और निरावेशित होकर के स्कंदित हो जाएंगे। तो क्या लिखा अपन ने? विद्युत कण संचरण द्वारा कोलाइडी विलयन का क्या कर सकते हैं अपन? स्कंदन कर सकते हैं। जिसमें क्या होगा? कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, निरावेशित हो जाएंगे और अवक्षेपित हो जाएंगे। तो सिंपल समझने वाली बात है केवल विद्युत कण संचरण, जिसे हमने पूरा नामांकित चित्र से पिछले लेक्चर में बता दिया था। अगला है अधिक अपवहन द्वारा। याद करो, कोलाइड के शुद्धिकरण को बताया था कि अपवहन जो होता है जिसमें क्या करते हैं हम? कोलाइडी विलयन को एक जांतव झिल्ली के अंदर भर देते हैं और जांतव झिल्ली या चर्म पत्र में क्या होता है कि कोलाइडी विलयन तो अंदर रह पाएगा, जबकि विद्युत अपघटनीय अशुद्धियां जो है छोटे आकार के होने के कारण इस जांतव झिल्ली से बाहर निकल जाती है। देखा था अपन ने शुद्धिकरण में। तो अपवहन में क्या हुआ कि चर्म पत्र या जांतव झिल्ली के अंदर कोलाइडी विलयन भर दिया और उसको बहते हुए जल के अंदर रख दिया आपने, तो विद्युत अपघटनीय अशुद्धियां क्यों हुई? बाहर निकल गई। पर यहां क्या लिखा हुआ है? अधिक अपवहन द्वारा। यहां क्या लिखा हुआ है? अधिक अपवहन द्वारा। यानी क्या होगा? यदि आप अपवहन अधिक देर तक करोगे तो विद्युत अपघटनीय अशुद्धियां बाहर निकल गई, आयन बाहर निकल गए, पीछे क्या रह जाएंगे? उदासीन कण। क्या रह जाएंगे? उदासीन कण। और ये उदासीन कण ही आपस में संयुक्त होकर क्या हो जाएंगे? अवक्षेपित हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे? यदि अधिक अपवहन किया जाए या अधिक अपवहन द्वारा क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। तो अपवहन जो अधिक देर तक किया जाएगा तो विद्युत अपघटनीय अशुद्धियां बाहर निकल गई और क्या हुआ?
जो उदासीन कण है वो संयुक्त होकर क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे या स्कंदित हो जाएंगे। तो अधिक अपवहन करने से भी क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। अगला क्या है, पारस्परिक स्कंदन द्वारा। पारस्परिक स्कंदन का अर्थ क्या है कि इसमें विपरीत, इसमें क्या करेंगे, विपरीत आवेश वाले कोलाइड को मिला देते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा सोल, आपने देखा धनावेशित सोल और ऋणावेशित सोल। यदि हम धनावेशित सोल व ऋणावेशित सोल को आपस में मिला दिया जाए, यानी विपरीत आवेश वाले सोल को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, विपरीत आवेश वाले सोलों को अपन क्या लिख सकते हैं, कोलाइडी विलयनों को। कोलाइडी विलयन को अपन सोल कहते हैं। सोलों को परस्पर, लिखा है ना, परस्पर या आपस में परस्पर मिलाने पर क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। इनकी मात्रा समान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। कैसे, मान लो धनावेशी सोल क्या है, जैसे इसको उदाहरण देखो, जैसे धनावेशी सोल, धनावेशी सोल कौन सा पढ़ा अपन ने, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या लिया मैंने, FeOH का होल तराई का सोल, ठीक है। और किसको जोड़ दिया, और मिला दिया अपन ऋणावेशी सोल, किसी ऋणावेशी सोल को मिला दें, वह ऋणावेशित सोल, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का, किसका, आर्सेनिक सल्फाइड का, जैसे AsH2 होल थ्राइड। और आपने कैसे देखा था, इसके अंदर कैसे लिखते हैं अपन, इसको बाहर यहां पर H2 माइनस के रूप में लिखते हैं। आपने पढ़ा था कि उभयनिष्ठ आयन को अधिशोषित कर लेता है, वैसे ही यहां क्या लिख सकते हैं अपन, यहां पर आपके जो हाइड्रोक्सी आयन उसका क्या जाएगा, Fe3+। तो कैसे लिख सकते हैं इसको आसानी से कैसे लिख सकते हैं, यानी FeOH का होल थ्राइज और इसके बाहर क्या होगा, Fe3+। तो ये कैसा है, ये धनावेशित है और ऋणावेशित है, और इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो क्या लिखा, विपरीत आवेश वाले सोलों को परस्पर मिलाने से स्कंदन हो जाता है। यानी धनावेशित सोल और ऋणावेशित सोल दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके स्कंदन की क्रिया हो जाएगी। नोट कर लो इसको। तो स्कंदन देख रहे हैं, स्कंदन कैसे कैसे हो सकता है, इन सबको हम देख रहे हैं। नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट कारण क्या है वो देखते हैं। तो देखो क्वथन द्वारा, क्वथन का अर्थ क्या होता है, बॉयल करना, उबाल करके। क्वथन का मतलब क्या था, उबालना। तो यदि हम कोलाइडी विलयन को उबाले, क्या करें, उबाले, तो क्या होंगे, आयन आपस में गतिशील हो जाएंगे। हम यदि किसी को वस्तु को उबालेंगे तो क्या होता है, कण गतिशील होते हैं। तो कोलाइडी कण क्या होंगे, गतिशील होंगे, और गतिशील होने से क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, और टकराने पर क्या हो जाएगा, इनमें ये आपस में टकरा करके आयनों को निरावेशित कर देंगे, और ये आपस में टकरा कर निरावेशित होकर के नीचे स्कंदित हो जाएंगे। यानी क्या कहेंगे, यदि कोलाइडी विलयन का अपन क्वथन करें, यानी उसको उबाले, तो क्या होंगे, कण गतिशील हो जाएंगे, आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराने के बाद स्कंदित होकर के नीचे बैठ जाएंगे, यानी अवक्षेपित हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके क्वथन द्वारा। अगला कौन सा है, विद्युत अपघट्य मिला करके। तो वही बात है, विद्युत अपघट्य यानी आयन मिला करके। तो जैसे कोई कोलाइडी विलयन है, क्या है, कोई कोलाइडी विलयन है, उसमें विपरीत आवेश वाला, कोलाइडी विलयन या सोल में विपरीत आवेश वाले
विद्युत अपघट्य को मिलाकर स्कंदन किया जाता है। तो इसको देखते हैं कैसे, क्या लिखेंगे, कोलाइड में या सोल में विपरीत आवेश वाले विद्युत अपघट्य को मिलाकर स्कंदन किया जाता है। स्कंदन किया जा सकता है या किया जाता है, किया जा सकता है। अब देखो, अब जो विपरीत आवेश वाला जो आयन होगा उसे अपन क्या कहते हैं, समाक्षेपण आयन या स्कंदन आयन। जो आयन क्या कर रहा है, आपका स्कंदन कर रहा है, तो क्या कहेंगे, वह आयन या वह विपरीत आवेश वाला आयन जो स्कंदन करता है क्या कहलाता है, समाक्षेपण आयन या स्कंदन आयन। क्या लिखेंगे, वह विपरीत आवेश वाला आयन जो स्कंदन कर देता है क्या कहलाता है, समाक्षेपण आयन या स्कंदन आयन। तो क्या परिभाषा लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह विपरीत आवेश वाला आयन जो कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण या स्कंदन कर देता है, अवक्षेपण कर देता है, क्या कहलाता है, समाक्षेपण आयन या स्कंदन आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कंदन आयन कहलाता है, आयन कहलाता है। अब देखो ध्यान से, जैसे मैं अगर विद्युत अपघट्य लूं BaCl2, जैसे क्या लिया मैंने, जैसे BaCl2 क्या है, BaCl2 ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा तुम्हारे Ba2+ और 2Cl-। अब आप क्या कर रहे हो, एक विद्युत अपघट्य ले रहे हो, एक क्या ले रहे हो, विद्युत अपघट्य। मान लो आपने ये तो लिया विद्युत अपघट्य जिससे आयन बन गया। अब अपन ले रहे हैं एक सोल, क्या ले रहे हैं, सोल। जैसे मान लो आर्सेनिक सल्फाइड का सोल ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, आर्सेनिक सल्फाइड का। जैसे AS2S3 और इसके बाहर क्या है आपके H2-। ये क्या है, कैसा सोल आपके, ऋणावेशित सोल। कैसा सोल है ये सोल है आपका ऋणावेशित सोल। अभी देखा था हमने ऋणावेशित सोल या कोलाइडी विलयन है। अब क्या होता है, ये इसमें से किस आयन को लेगा, बेरियम को लेगा या सेल को, तो ये लेगा इसको बेरियम आयन को। किसको लेगा, बेरियम आयन को, मैंने प्लस Ba2+। तो ये जब जैसे ही क्रिया करेगा तो क्या होगा, H2- और Ba2+ है, तो आपको क्या जाएगा, कोलाइड का स्कंदन। तो अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट कोलाइड का स्कंदन। इससे क्या होगा, कोलाइड का स्कंदन हो जाएगा। आगे समझ में। तो देखो
यहां Ba2+ कौन है? Ba2+ है समाक्षेपण आयन, Cl- नहीं है, कौन है? Ba2+। तो Ba2+ जो है वो क्या आपका स्कंदन आयन या समाक्षेपण आयन, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? Ba2+ क्या है यहां पर? स्कंदन आयन, स्कंदन आयन। तो आगे समझ में? तो क्वथन द्वारा तो क्या देगा कि उबालने पर क्या हुआ? कण गतिशील हुए, आपस में टकराए और निराविष्ट होकर के नीचे स्कंदित हो गए, अवक्षिप्त हो गए। विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या देगा कि विद्युत अपघट्य कैसा मिलाना पड़ेगा? विपरीत आवेश वाला। क्या लिखा है? सोल में विपरीत आवेश वाले विद्युत अपघट्य को मिलाकर स्कंदन किया जाता है। तो जैसे अब इसमें कौन काम करेगा? स्कंदन आयन। स्कंदन आयन का चला गया, जैसे ऋणावेश सोल है तो उसके ऊपर धनायन चला जाएगा, और अगर मान लो यहां धनावेशित लेते तो उस पर ऋणावेश चला जाता। तो ये हुआ आपके समाक्षेपण आयन या स्कंदन आयन। इससे भी क्या हो सकता है? 5वां बिंदु, ये भी क्या बता रहा है? स्कंदन को बता रहा है। किसको बता रहा है? स्कंदन को। नोट कर लो इसको। अब देखो अगला पॉइंट, देखो अगला है हार्डी-सुलजे का नियम। किसका नियम है? हार्डी-सुलजे का नियम। तो देखो हार्डी-सुलजे ने भी इस स्कंदन को बताया था। तो इसके अनुसार क्या होता है कि किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने का कार्य कौन करेगा? कोई आयन या विद्युत अपघट्य। तो क्या कहेंगे? किसी आयन या विद्युत अपघट्य की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसके स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो क्या लिखेंगे? किसी हार्डी-सुलजे का नियम क्या है? किसी आयन या विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, तो अपन सरल रूप में यहां क्या लिख सकते हैं? केवल आयन लिख सकते हैं। तो आप सिंपल लिख सकते हो किसी आयन की संयोजकता, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, सरल रूप में लिखा रहा हूं, उसके द्वारा स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। अब देखो यानी ये क्या कह रहा है? किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसके द्वारा या उसके, क्या लिखना है यहां पर? उसके द्वारा स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अब देखो इसको हम अलग अलग कोलाइड के रूप में देख सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि आयन की संयोजकता ज्यादा है तो स्कंदन करने की क्षमता भी क्या है? ज्यादा है। जैसे मान लो धनावेशी सोल है, क्या है? धनावेशी सोल है, तो उसे स्कंदन कौन करेगा? ऋणावेशित आयन करेंगे। और ऋणावेशित आयन में जितनी अधिक आयन होंगे, जितने ऋणावेशित आयन होंगे उसके स्कंदन करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसमें उदाहरण लेते हैं। जैसे देखो जैसे धनावेशित सोल या कोलाइडी विलयन को, तो धनावेशित सोल को स्कंदित करने
की समता या का क्रम क्या होगा? तो धनावेशी सोल को स्कंदित करने का क्रम। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो क्या होता है, मैंने धनावेशी सोल है तो उसको स्कंदित कौन करेगा? ऋणावेश करेंगे। तो ऋणावेश की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्कंदन करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। हार्डी-सोल्जे का नियम क्या रहा है? संयोजकता जितनी अधिक होगी उसके द्वारा स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो देखो धनावेशी सोल अगर है तो उसको स्कंदन, जैसे आप ऋणावेश बढ़ाते जाओगे स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो मैंने लिखा Cl माइनस, उसके उससे ज्यादा किसकी होगी? Cl माइनस बाद में कौन होता है? सल्फेट SO4 माइनस, 2 माइनस आगे, फिर 3 माइनस वाला जैसे PO4 3 माइनस। तो इधर जाने पर क्या होगा? इस तरफ जाने पर स्कंदन करने की क्षमता में वृद्धि। क्या लिखेंगे? स्कंदन करने की क्षमता में वृद्धि। ठीक है, ये किसके लिए आया? धनावेशी सोल को। अब दूसरा क्या लेंगे अपन, किसको कर सकेंगे? ऋणावेशी सोल को स्कंदित करने का क्रम। तो क्या जाएगा? सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या लिखेंगे? ऋणावेशित सोल को स्कंदित करने का क्रम। तो अब क्या करना है मेरे को? धनावेश बढ़ाना है। आपकी क्या बढ़ाना है? इसमें धनावेश को बढ़ाना है। तो ऋणावेशित है उसको कौन करेंगे? धनावेशित करेंगे, धनावेश स्कंदित करेंगे। तो इसके लिए जैसे मान लो देखो Na प्लस है, क्या है? Na प्लस, इसके ऊपर एक प्लस है, उसके बाद 2 प्लस वाला के जैसे बेरियम ले लिया, मैग्नीशियम ले सकते हो। उसके बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम है 3 प्लस वाला, और स्टेनिक SN4 प्लस। तो इधर जाने पर क्या कर देगा? स्कंदन करने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इस तरफ जाने पर स्कंदित या स्कंदन करने की क्षमता में वृद्धि। करने की क्षमता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। आगे समझ में? तो यही हार्डी-सोल्जे का नियम है। हार्डी-सोल्जे क्या बता रहा है कि किसी आयन की संयोजकता जितनी, यानी ये संयोजकता जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसके स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अब एक इसमें मान आता है आपके ऊर्णन मान या स्कंदन मान। वो क्या है? जो विपरीत आवेश वाले आयन है उसकी मात्रा को बताता है, यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जो स्कंदन कर दे या स्कंदन कर दे उसे क्या कहते हैं? उसका ऊर्णन मान। तो अगला क्या होगा? इसी हार्डी-सोल्जे के अनुसार ही आता है, उसको भी क्या कहते हैं अपन? ऊर्णन मान। क्या कहते हैं उसे? स्कंदन मान या ऊर्णन मान। स्कंदन मान या ऊर्णन मान। तो ये क्या मात्रा को बता रहा है? किसको बता रहा है? मात्रा को। तो कहेंगे किसी विद्युत अपघट्य की वह मात्रा, यानी आयन की वह मात्रा जो स्कंदन करने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाता है? ऊर्णन मान या स्कंदन मान। तो क्या लिखेंगे? किसी विद्युत अपघट्य की वह मात्रा
जो कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने के लिए आवश्यक हो स्कंदन मान या ऊर्णन मान कहलाती है। स्कंदन मान या ऊर्णन मान कहलाती है। ठीक है, तो एक मात्रा दे रखी है और ऊर्णन मान को अपन किस में मानते हैं? मिली मोल प्रति लीटर में। तो इसको मानते हैं अपन, लिखेंगे ऊर्णन मान को मिली लिख दो या मोल प्रति लीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स में मापा जाता है। यानी कितना मिली मोल किसी पदार्थ को अवक्षेपित करने के लिए इस पदार्थ की आवश्यकता होगी, क्या कहलाएगा? ऊर्णन मान। तो ये हार्डी-सुल्ज़न ने नियम दिया, ये नियम लिखा आपने, धनावेशित और ऋणावेशित सोलों को स्कंदन करने की क्षमता को देख लिया और एक ऊर्णन मान यानी कितनी मात्रा कि ठीक है, आपने देखा भाई क्लोराइड लेना है तो क्लोराइड अवक्षेपित करेगा, पर क्लोराइड की कितनी मात्रा लेनी है वो क्या कहलाएगा? आपके ऊर्णन मान या स्कंदन मान कहलाता है। अब देखो, ये हुआ आपके कोलाइडी विलयन का स्कंदन कि अब स्कंदन कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और लास्ट में हमने देखा हार्डी-सुल्ज़े का नियम। अब अपना अगला टॉपिक है कोलाइड का रक्षण। यानी क्या होता है, कोलाइडी विलयन जो है आपने देखा दो प्रकार के होते हैं। तो रक्षण शब्द से आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, उसको सुरक्षित रखना। तो कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के बताएं? दो प्रकार के। एक होता है द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी। तो द्रव स्नेही जो है वो स्थायी होते हैं और द्रव विरोधी कैसे होते हैं? अस्थायी, यानी उनका वियोजन जल्दी हो जाता है, वो टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि द्रव विरोधी जो है उनमें कणों के मध्य आकर्षण नगण्य नहीं होता। तो क्या करते हैं, तो द्रव विरोधी लिया, उसके चारों तरफ क्या डाल दिया? द्रव स्नेही, जिससे वो द्रव स्नेही क्या करेगा? इस द्रव विरोधी का रक्षण करेगा। तो उसे अपन क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड या कोलाइड का रक्षण। तो वापस बोलो, कोलाइड का रक्षण को अपन लिखेंगे कैसे? क्या लिखेंगे? द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षण करते हैं, अतः इन्हें रक्षी कोलाइड कहते हैं। यह कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के चारों तरफ क्या होते हैं? एक परत का निर्माण कर देते हैं, जिससे उसका विघटन नहीं होता। तो लिखें कोलाइड का रक्षण क्या है, तो क्या होता है, क्या लिखेंगे? द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षण करते हैं, अर्थात उनके वियोजन या विघटन को कम कर देते हैं। अर्थात उनके विघटन को कम कर देते हैं, इसे ही
कोलाइड का रक्षण कहते हैं, इसे ही कोलाइड का रक्षण कहते हैं। तो क्या लिखा देखो, द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षण करते हैं अर्थात उनके विघटन को कम कर देते हैं, इसे ही कोलाइड का रक्षण कहते हैं। और जो द्रव स्नेही कोलाइड है उसे रक्षी कोलाइड कहते हैं। अतः हम क्या कहेंगे, एक लाइन और लिख सकते हैं, अतः द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं, रक्षी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो रक्षण किया जाता है, कोलाइड का रक्षण किया जाता है, उसे हम किससे देखते हैं, स्वर्ण संख्या से। किससे देखते हैं, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर से, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर से, जिसे अपन स्वर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्वर्णांक। तो देखो ये क्या है, देखो जैसे कोई पदार्थ जो है जिसके स्वर्णांक का मान जितना कम होगा वह उसकी रक्षण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। भाई अपन स्कंदन देख रहे हैं, स्कंदन देखा पहले, और स्कंदन के बाद क्या देख रहे हैं, कोलाइड का रक्षण, कि कोलाइड जो टूटे नहीं, स्थायी रहे। तो क्या देखा हमने, जो द्रव स्नेही है द्रव विरोधी का क्या कर रहा है, रक्षण कर रहा है। और उसको जांचने के लिए जो संख्या ली जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या। तो ये परिपाटी के अनुसार ली गई है। अब देखो ये क्या कह रही है, इसकी परिभाषा को देखते हैं अपन। क्या कह रहा है, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड के सोल, जैसे आपने एक पात्र है उसमें क्या ले लिया आपने, गोल्ड का सोल, यहां क्या है, गोल्ड का सोल है। ठीक है, सोल के स्कंदन को 10% NaCl के 1 ml, यानी इसके अंदर रक्षी कोलाइड के रूप में क्या डालेंगे अपन, 10% NaCl का कितना, 1 ml मिलाने पर रोकती है। यानी इसके स्कंदन को, गोल्ड के सोल के स्कंदन को कौन रोकता है, 10% NaCl का 1 ml विलियन, जो उससे संख्या जो निकलेगी उसे अपन क्या कहेंगे, स्वर्ण संख्या। और स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा, यानी गोल्ड नंबर या स्वर्णांक का मान जितना कम होता है, उसके रक्षण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो रक्षी कोलाइड जो होते हैं तो परिपाटी के अनुसार उनकी क्या दी जाती है, स्वर्ण संख्याएं दी जाती है। क्या दी जाती है, स्वर्ण संख्या। तो देखो ध्यान से, तो यहां क्या लिखे अपन, स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा रक्षण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो एक पॉइंट याद रखना, क्या लिखेंगे, स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होता है उतनी ही उसके रक्षण करने की प्रकृति या क्षमता अधिक होती है, अब देखो जैसे कुछ पदार्थ लेते हैं अपन, जैसे देखो इस तरह तो लिखते हैं, कुछ पदार्थ हैं, और इधर आ जाएंगे उनके स्वर्ण संख्या। इधर क्या जाएगी आपके, इसकी
स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। अब देखो, जैसे पहला लिया मैंने, क्या लिया, जिलेटिन। क्या है, जिलेटिन। तो उसके जो स्वर्ण का संख्या का मान जो है बहुत कम है, 0.005। एक नंबर है। गोल्ड नंबर जो बताया कि गोल्ड के सोल को रक्षित करने के लिए चाहिए। दूसरा मान लो मैंने लिया स्टार्च या आलू का स्टार्च ले लो। किसका, स्टार्च है। किसका, आलू का। स्टार्च बताया था आलू के अंदर होता है, और किसके अंदर होता है, स्टार्च। और आपके ये जो स्टार्च है किसमें होता है, चावल के अंदर होता है। तो इसका जो मान है बहुत ज़्यादा होता है, आपके 15 से लेकर के 25 तक। तो देखो जिलेटिन द्वारा क्या होगा, जिलेटिन द्वारा जो है रक्षण का क्षमता ज़्यादा होगी, जबकि आलू या स्टार्च से जो रक्षण होगी वो कम होगी। तो इस बार मान लो एक ले ले तो उसका 0.15 तक होता है। जैसे तीसरा है अंडे। अंडे का एल्बुमिन प्रोटीन है, एल्बुमिन। इसकी जो वैल्यू आती है आपकी कितनी आएगी, 0.15 तक। ठीक है, तो ये हुई आपके कुछ पदार्थ और उनके स्वर्णांक के मान। और स्वर्णांक के मान जितने कम होंगे, स्वर्णांक के मान जितने कम होंगे, रक्षण करने की क्षमता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो रक्सी कोलाइड का उदाहरण बताओ। जैसे आपके पेन, जो जेल पेन काम लेते हो, तो पीछे क्या भरी होती है, आपके जेल भरी होती है। स्याही भरी है, पीछे जेल भरी है। वो क्या करती है कि पेन सूखे नहीं, पेन सूखे नहीं। दूसरा उदाहरण देखो, शादी समारोह या कोई भी हो तो घर में मिठाइयाँ जो बनाई जाती है मुख्यतः किसमें बनाते हैं, घी में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, घी में। घी क्या करता है कि जो मटेरियल बनाया आपके, जो भी पदार्थ है, जो भी मिठाई बनी है, उस पर एक परत के रूप में छा जाता है। घी क्या करता है, परत के रूप में छा जाता है, जिससे क्या होता है, वो रक्सी कोलाइड का कार्य कर रहा है। घी किसका कार्य कर रहा है, रक्सी कोलाइड का। इस पर आइसक्रीम खूब खाई होगी, आइसक्रीम। आइसक्रीम जो होती है उसमें जिलेटिन डालते हैं। क्या डालते हैं, ये जिलेटिन, क्योंकि उसके रक्षण करने की क्षमता क्या है, बहुत अधिक है। इसलिए आप देखते हो जो अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम आती है उनकी शेप रह जाती है जैसी। वैसे तो नहीं भाई, आइसक्रीम निकाली और पिघल गई, कुछ समय तक उसकी शेप बनी रहेगी। क्यों बनी रहती है, आजकल अलग अलग डिजाइन की बना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या मिलेगा, जिलेटिन। जिलेटिन क्या कर रहा है, उसके जो कणों को चारों तरफ से घेर ले रहा है, जिससे जल्दी से जो है आइसक्रीम पिघलती नहीं। तो रक्सी कोलाइड का उदाहरण क्या है, या इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाने पर। शाही जो है, जो आपके शाही होती है, उसके अंदर बबूल का गोंद डालते हैं। किसका, बबूल होता है, बबूल। उस बबूल के पेड़ से जो गोंद निकलता है उसको किसमें डालते हैं, शाही के अंदर डालते हैं। तो आपको ये 3-4 उदाहरण बताएं। पहला उदाहरण कैसे, जैसे आइसक्रीम का ले लो, आइसक्रीम में जिलेटिन का उपयोग। दूसरा शाही है, उसके अंदर गोंद का उपयोग। और जो घरों में जो मिठाइयाँ बनाई जाती है या शादी समारोह के अंदर, वो मुख्यतः किसमें बनाई जाती है, घी में। जैसे कहते हैं ना, घी में बनाई हुई सब्जी या घी में बनाई हुई मिठाई अधिक देर तक खराब नहीं होती, लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं। क्यों, घी क्या कर रहा है, रक्सी कोलाइड का कार्य कर रहा है। तो रक्सी कोलाइड के उदाहरण क्या होंगे, क्या लिखेंगे, रक्सी कोलाइड या रक्सी कोलाइड के उदाहरण। तो जिलेटिन किसमें डालना है, आइसक्रीम में। आइसक्रीम में जिलेटिन का डालना। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाना, जिससे क्या होगा, आइसक्रीम जल्दी पिघलती नहीं है और उसका शेप भी बना रहता है। दूसरा क्या बताएं आपको, शाही में गोंद मिलाना, गोंद मिलाना।
ठीक है, तो ये हो गया आपके कोलॉइड का रक्षण। तो देखो क्या क्या देखा हमने, कोलॉइड का रक्षण से क्या समझे कि द्रव विरोधी जल्दी टूट जाते हैं, उसको बचाने के लिए क्या मिलाते हैं अपन, द्रव स्नेही मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं इसके अंदर, द्रव स्नेही। तो द्रव स्नेही कोलॉइड द्रव विरोधी कोलॉइड का रक्षण करते हैं, जिससे इनका विघटन कम हो जाता है और ये कोलॉइड का रक्षण कहलाता है। और इसलिए द्रव स्नेही कोलॉइड को अपन क्या कहते हैं, रक्षी कोलॉइड कहते हैं। और रक्षी कोलॉइड को समझने के लिए अपन किसको लेते हैं, गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या को लेते हैं। स्वर्ण संख्या क्या है कि जो गोल्ड का सोल है, किसका सोल है, गोल्ड का सोल, उसको स्कंदित करने से रोकने के लिए क्या काम लेंगे अपन, NaCl। उसके बराबरी जो संख्या आती है क्या कहलाती है, गोल्ड संख्या कहलाती है। और स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा उसके रक्षण करने की प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। जैसे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जिलेटिन का स्वर्णांक क्या है, कम है, और जिलेटिन का स्वर्णांक कम होने से उसके रक्षण करने की क्षमता या प्रकृति क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। इसलिए हम आइसक्रीम के अंदर जिलेटिन मिला रहे हैं। शाई के जो पेन होता है, जो आपके इंक वाला पेन, जेल पेन आता है, उसके पीछे आप जेल देखते हो, क्यों, नहीं तो शाई क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो ये आपके अलग अलग कोलॉइड रक्षण के उदाहरण हुए। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने कोलॉइड के स्कंदन को देखा कि कोलॉइड का स्कंदन कैसे किसे कहते हैं और उसे कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो स्कंदन में तो क्या है कि कोलॉइडी कणों का अवक्षेपित होना ही क्या कहलाता है, स्कंदन, जिसे कई कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, और स्कंदन में क्या इंपॉर्टेंट है, हार्डी-सुलजे का नियम। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। या पूछ लेते उणन मान क्या होता है, उणन मान बताया, स्कंदन मान या उणन मान, यानी पदार्थ की वह मात्रा जो स्कंदन करने के लिए आवश्यक हो। तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आएगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, हार्डी-सुलजे का नियम बताइए। ठीक है, और लास्ट में क्या देखा हमने, लास्ट में देखा हमने कोलॉइड का रक्षण, कि कोलॉइड जो है उसका रक्षण कैसे कर सकते हैं। तो कौन करेगा, वो द्रव स्नेही जो सोल होगा वो क्या करेगा, रक्षण का कार्य करेगा, जिसका उदाहरण देखा हमने आइसक्रीम में जिलेटिन को मिलाना। तो आज के ये टॉपिक ही समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।